हमको सफलता तभी मिल जाती है जब हमारी वजह से किसी को दुख ना हो। जानबूझकर हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, वही हमारी सबसे बड़ी सफलता होती है। हेलो, हाय, सफल देवी अपर्णा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत 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 सारा पढ़ाई कर रहे होंगे ताकि आप लोग सफल जरूर हों। आप लोग को पता है हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। यूथ प्रैक्टिस सेट का हम लोगों ने 36 नंबर तक का वीडियो कर लिया था। 37 आज यूथ प्रैक्टिस सेट करना था, लेकिन बीच में क्या है ना कि हम लोगों को टीजीटी और पीजीटी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी डिस्कशन करते हुए चलना है। तो हम लोग यहाँ टीजीटी में क्या क्वेश्चन आया था आज उसको हम लोग देखेंगे 2009 में, क्योंकि 2004, 2005 और 2004, 2005 और 2006 हम लोगों ने कर रखा है। बीच में 2007 और 2008 क्वेश्चन पेपर नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसलिए परेशान मत होइए कि 2007 2008 कहा गया। तो हम लोग जो क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं उसको आप लोग एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बनी है क्वेश्चन आंसर्स नाम से, तो क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपको वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे, साथ में 2004, 2005, 2006 के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर उसको ज़रूर एक बार विजिट कीजिएगा। आइए 2009 का क्वेश्चन पेपर हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर देखकर ऐसा आपको जरूर लगेगा कि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान था, लेकिन रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि क्वेश्चन पेपर आसान ज़रूर था, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर 2009 में आसान था। 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आसान लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर कठिन होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला के बने होते हैं? उपकला मतलब उनका जो कलाकारी है, चित्रकारी है, वो किस तरह से बनी होती है, उसकी उपकला क्या होती है, उसका जो आपका स्ट्रक्चर क्या होता है। उपकला मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? एपिथेलियम बोलते हैं। क्या सल्की होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, रोमक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सल्की मतलब ये जो आप मछली जो लोग खाते होंगे उनको पता होगा, ऐसे ऐसे होती है ना मछली, ऐसे 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 होती है। रोमक क्या होते हैं? इसमें रोए उठे होते हैं। स्तंभाकार क्या होते हैं? मतलब ऐसे लंबे लंबे होते हैं। स्तंभ मतलब होता है खंभा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो फेफड़े होते हैं वो सल्की होते हैं। सल्की होते हैं इसीलिए इसमें कफ फंसता है, इसीलिए इसमें फेफड़े में धुआं फंसता है, इसीलिए जो लोग जो है उसका वो करते हैं ना, सिगरेट बीड़ी का सेवन करते हैं, तो उनकी इसी स्तंभाकार, इसी सल्की उसमें जो क्या होता है, धुआं जाकर फंस जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 33, 64, 22, 29। तो 33, 64, 22, 29। तो वक्ष जो आपका वक्ष है, वक्ष मतलब क्या होता है? वक्ष मतलब सीना होता है, छाती। वक्ष में तो आपके हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 24। कितनी पाई जाती हैं? 24। 12 एक तरफ और 12 एक तरफ, दोनों तरफ मिला के 24 पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर 22 दिया हुआ है, 33 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इन चारों में से कोई नहीं है। लेकिन अब वक्ष में क्या बोल रहा? कुल। कुल तब वक्ष में कुल जो हड्डियां हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 अंश मेखला आपका ले लिया जाएगा। अंश मेखला क्या? 4 क्या ले लिया जाएगा? अंश मेखला। अंश मेखला। अच्छा, अंश मेखला क्यों 4 ले लिया जाएगा? अंश मेखला इसलिए 4 ले लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर 24 की गिनती नहीं, और वक्ष में अंश मेखला को भी गिना जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान की ये आपकी स्ट्रक्चर होती है, इंसान की ये आपकी इंसान की स्ट्रक्चर होती है, तो ये तो आपका वक्ष हो गया, ये क्या हो गया? वक्ष हो गया। और जो ये कंधे की तरफ हड्डी जाएगी ये, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंश मेखला बोलते हैं। 2 हड्डी इस तरफ जाती है, 2 हड्डी इस तरफ जाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? अंश मेखला बोलते हैं। तो 4 इसको प्लस कर लेंगे, 24 4 28। इसके बाद में एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम को भी जोड़ लिया जाएगा। स्टर्नम क्या होता है? ये जो छाती है, तो ये जो छाती है उसके बीच में एक हड्डी मोटी सी होती है। आप स्ट्रक्चर जरूर देखे हैं, मैंने आपको हड्डी पढ़ाई है तो उसमें देखे हैं। तो जो ये छाती है, इसकी जो बीच की हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं।
स्टर्नम, तो ये होता है स्टर्नम। तो 12 12 24 24 4 अंश मेखला, 24 4 28 और 28 और 1 स्टर्नम, यानी कि 29, यानी कितनी हड्डियां हो गई? 29। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन की कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करता है क्या? तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र। तो कंकाल तंत्र हड्डी होता है। अब हड्डी के ऊपर जो चीज चढ़े रहेगा वही तो उसको सुडौलता प्रदान करवाएगा। तंत्रिका तंत्र तो मतलब होती है नसें, ठीक है। पेशी तंत्र मतलब होती जो आपकी मांस होती है मोटी वाली, जिसके अंदर जो है जिसको अंदर से पेशियां, उसके ऊपर त्वचा होता है, पेशी होता है, मांसपेशी होता है ना वो। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण जो आपके ब्लड को, आपके पानी को, इन सब का जो क्या करता है? परिसंचरण करता है। और पाचन तंत्र मतलब क्या होता है? अपना पाचन तंत्र, वो पेट के अंदर रहता है। तो ये तो क्या होता है? ये तो सुडौलता प्रदान नहीं करता, सुडौलता तो पेशीय तंत्र प्रदान करता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो मानव शरीर में क्या 20 औंस, 70 औंस, 40 औंस, 10 औंस। तो मानव शरीर में 500 से 800 ml पित्त क्या होता है? स्रावित होता है। कितना? 500 से 800 ml होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 40 औंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 औंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी उत्पन्न होती है। सर्वाधिक ऊर्जा कैलोरी मतलब कि सर्वाधिक कैलोरी कहाँ से उत्पन्न होती है? जिससे ऊर्जा भी मिल जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब कैलोरी मिले ऊर्जा ना मिले। शुद्ध घी, रिफाइंड, मूंगफली तेल, सरसों तेल। तो कैलोरी आपको हमेशा जो चीज़ें जमने वाली होती हैं उसी में ज़्यादा मिलती हैं। रिफाइंड जमती नहीं है, मूंगफली तेल जमते नहीं है, सरसों तेल जमता नहीं, शुद्ध घी जमता है। तो इसी में कैलोरी आपको ज़्यादा मिलेगी, यानी कि शुद्ध घी में आपको सबसे ज़्यादा ऊर्जा भी मिलेगी, सबसे ज़्यादा कैलोरी भी मिलेगी। बियर, बियर में सुरासर की मात्रा, सुरासर मतलब नशा समझिए, एक हिसाब से अल्कोहल। सुरासर की मात्रा कितनी पाई जाती है? 22, 3, 40.50, 55। तो जब ये एग्जाम हुआ था तो सब लोगों ने 3 लगाया था, तो बाद में ये गलत मान लिया गया था। गलत मानने के बाद ये लोग कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट में इसको सबको सब्स्टिट्यूट नंबर मिल गया था। जितने लोगों ने 3 लगाया था और मजबूरी में उनको 3 लगाना पड़ा था, और जितने लोग उसके जो ये सारे लगाए थे इनको क्या किया था? सब्स्टिट्यूट नंबर मिल गया था। क्यों? क्योंकि सुरासर कितना होता है? 4 से 6, 4 से 6 जो है क्या होता है? % होता है अल्कोहल। किसमें? बियर में। तो जो है इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्टार मार्क मिल गया था। तो आप क्या लगाएंगे? 4 से 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली, तलुए, चेहरे, इनमें से कोई नहीं। तो आप सब लोग को पता है कि जो चेहरा होता है इसकी त्वचा सबसे पतली होती है। चेहरा, हथेली की मोटी, तलुए की तो सबसे मोटी होती है, हथेली की सबसे पतली होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है, या रक्त का थक्का बनाने में सहायता प्रदान करता है। इनमें अनेक बीमारियों में शरीर को बचाने के लिए पाए जाते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो ग्लोबुलिन क्या होता है? तो यह प्लाज्मा में रक्त की मात्रा नियंत्रित करता है। तो ये प्रोटीन होता है, तो रक्त की मात्रा नियंत्रित करने का कोई मतलब नहीं होता। फिर क्या है? यह रक्त का थक्का जमाने में सहायता प्रदान करता है। तो रक्त का थक्का जमाने में आपका विटामिन के प्रदान करता है। ग्लोबुलिन तो ब्लड में होता है। ये तो आपके ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर में जो है एनर्जी और बॉडी बिल्डिंग के काम आते हैं, ठीक है। इनमें अनेक बीमारियों में शरीर बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए ताकि ब्लड में एंटीबॉडीज़ बनी रहे, ताकि शरीर क्या हो, जो है दुरुस्त रहे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमें सदैव श्वास लेना चाहिए मुख से, नाक से, मुख से और नाक से, चाहे जैसे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, नाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मस्तिष्क के भाग हैं, ठीक है। बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इनमें से कोई नहीं। बृहद आप सबको पता है, मैंने मस्तिष्क चैप्टर पढ़ाया है बहुत अच्छे से, जो जिसको भी जानकारी नहीं है वो ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो वीडियो जाकर देखेगा, उसमें आपको समझ में आएगा, मैंने पढ़ाया है। लघु मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क के प्रकार ही कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। मस्तिष्क के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। उसी 3 प्रकारों को ये बताया है मैंने, उसमें मस्तिष्क को बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। अगर आपको जो है जरा सा भी मस्तिष्क में कोई भी समस्या है तो आप बिल्कुल वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छे से एक एक चीज़ मैंने बताया हुआ है। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है। प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांधे रखने का कार्य है। पेशी कोशिकाओं का, आच्छादक कोशिकाओं का, संयोगी कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का। ऐसी समान कोशिकाओं के जो बहुत से समूह होते हैं, जैसे पेशी कोशिका, आच्छादक कोशिका, संयोजी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तो ऐसी बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जो विशिष्ट अलग अलग कार्यों के लिए बनी होती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। जो है उसको क्या बोलते हैं? ऊतक बोलती हैं। संयोजी ऊतक अनेक प्रकार की क्या होता है? कोशिकाओं से, अनेक प्रकार की कोशिकाओं से जो है तथा अंतर कोशिकाओं द्रव्य से मिलकर बनते हैं। जैसे अस्थि हो गया, आपके उपास्थि हो गया, स्नायु हो गया, ठीक है, रुधिर हो गया, ये सारी जो क्या होती है? रुधिर की कोशिकाएं हो गई। ये सारी कई जो है आपके कोशिकाओं और अंतर कोशिकाओं के द्रव्य से मिलकर बनती हैं। संयोजी कोशिकाओं के जो होते हैं वो प्राणी के शरीर के विभिन्न अंगों को बांध के रखने का कार्य करते हैं। संयोजी मतलब क्या होता है? संयोजी मतलब होता है बंधना, बांध लेना, संयोजन करना, ठीक है। तो संयोजी कोशिकाओं का मतलब यही होगा कि प्राणी के सभी शरीर के विभिन्न अंगों को बांध के रखना। इनका आकार अनिश्चित होता है। इनके जो है कोशिकाओं में अंतः कोशिकीय पदार्थ की बहुत अधिक बहुलता पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्या हो गया? ये बांध के रखने का मतलब ही होगा क्या? संयोजी कोशिका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह विज्ञान की प्रकृति है। विज्ञान, कला, कला और विज्ञान प्रकृति में से कोई नहीं, तो हम सबको पता है कला और विज्ञान गृह विज्ञान की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? 10, 28, 12, 48। तो पसलियों की संख्या मैंने भी बताया था, एक तरफ 12 होता है और एक तरफ 12 होता है, उसी को मिला के क्या बनता है? वक्ष बनता है। पसलियों में ही क्या होता है? धुआं जाकर बैठ जाता है। पसलियों में क्या होता है? कफ जम जाता है, अस्थमा की समस्या और जो है दुनिया भर की जो समस्या होती है पसलियों से रिलेटेड, वो इसी वजह से होती है। तो अब यहाँ पर 24 तो दिया नहीं है, तो 10 होगा नहीं, 28 होगा नहीं, 12 हो जाए, क्योंकि 24 नहीं दिया, तो एक तरफ की संख्या 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियां जल, प्रोटीन, लवण तथा वसा आदि कितने % होते हैं? पूछने का मतलब है मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा आदि कितने % होते हैं? ठीक है, तो मांसपेशियां आपकी, तो मांसपेशी 70% जल हो गया। कितना? 70% जल हो गया। प्रोटीन वजन के हिसाब से हो गया, और खनिज लवण भी अपने जो है शरीर के माप के हिसाब से हो गया, वसा भी अपने माप के हिसाब से हो गया। अब मांसपेशियां, तो क्या है कि पूरे शरीर में इंसान के क्या होता है? 70% क्या होता है? जल होता है। अब जल आ गया तो 70% तो यही लग गया, लेकिन फिर भी कितनी मांसपेशियां अपने शरीर में कुल कम से कम कितना? कम से कम 600, कम से कम हम लोग के कितना? 639 या 40 कितनी होती है? मांसपेशियां होती हैं, ठीक है। और यह शरीर के जो संचालन, रक्त प्रवाह आदि के कार्य में सहायता प्रदान करती हैं। मानव शरीर में कितना? 65% क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है। 18.5% क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्बन हो जाता है। 9.5% क्या हो जाता है? हाइड्रोजन हो जाता है। हाइड्रोजन हाई लिख रही हूँ, समझ लीजिएगा, हाइड्रोजन। और 3.2% क्या हो जाता है? 3.2% क्या हो जाता है? नाइट्रोजन हो जाता है। नाई लिख रही हूँ, समझ लीजिएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद में आपके क्या 1.
1.5% और जो अन्य तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो इन सब को मिलाकर एक वयस्क शरीर में मांसपेशी, जल, प्रोटीन, खनिज लवण, वसा आदि की मात्रा कितनी हो जाती है? 70% हो जाती है। ठीक है, चलिए। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग में लगभग कितने प्रतिशत होती हैं? मांसपेशियों की बात किया जा रहा है, तो मांसपेशियां कितने प्रतिशत होती हैं? तो मांसपेशियां 60, 80, 90, 50। तो मांसपेशियां जो होती है वो करीब 50% होती हैं। मैंने अभी को बताया कि कितनी मांसपेशियां होती शरीर में। मनुष्य के शरीर में लगभग 40% या 50% के मध्य क्या होती है? मांसपेशियां होती है। यहाँ 40 दिया नहीं, 45 दिया नहीं, सीधे 50 दिया है, तो हम लोग 50 लगाएंगे। मानव शरीर में कुल मैंने बताया 639 या 40 मांसपेशियां पाई जाती हैं। मानव शरीर के ऐसे मांसल ऊतक होते हैं जो शरीर के अन्य अंगों की गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र, आहार नाल। तो आप सबको पता है कि पाचन तंत्र कहाँ से? मुंह से लेके और आपकी अनस तक जाता है, यानी कि मल द्वार तक जाता है, और इसीलिए मुंह से शुरू होकर और ये एनस तक जाकर खत्म होता है। इसीलिए जो है यही पाचन तंत्र आपका सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या? बेरी बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, रिकेट्स। तो आप सबको पता है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपका रतौंधी होता है। विटामिन ए का कौन सा नाम है? रेटिनाल व कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। विटामिन ए का जो है आप रेटिनाल बोल सकते हैं, कैरोटीन भी बोल सकते हैं। ये हमेशा आँख से संबंधित समस्या को बनाकर रखता है। भाई अगर आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँख संबंधी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो जो है, और विटामिन ए किस में मिलता है आपको? यकृत में, यानी कि लीवर में मिलता है, मछली में मिलता है, मक्खन में मिलता है, आपको गाजर में, चुकंदर में, और इन सब में, पीले चीज़ों में, कद्दू में, पपीता में, इन सब में मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है? 80%, 90%, 70% और 80 से 90। तो 65 से 70% इसका उत्तर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए क्या? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। तो मोटे व्यक्ति को अपने खाने में क्या? वसा कम करना चाहिए, यानी कि फैट कम कर देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट तो वो खा रहा, अनाज खा रहा है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, गेहूं खा रहा है उसमें भी, चावल खा रहा है उसमें भी, चना खा रहा है उसमें भी प्रोटीन है लेकिन कार्ब भी है उसमें, और वो रोटी खा रहा है उसमें भी, लेकिन प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन तो शरीर को मजबूत करता है, ठोस करता है, और विटामिन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन जो वसा है उसको कम करना। जब लोग मोटे हो जाते हैं तो बोलते हैं घी नहीं खाओ, तेल ज़्यादा नहीं खाओ, तला भुना नहीं खाओ। क्यों? कार्ब की वजह से थोड़ी ना, उसको फैट की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। रेटिना किस अंग का भाग है? नाक का, आँख का, कान का, सर का। तो आप सबको पता है कि रेटिना किसका भाग है? आँख का भाग है। रेटिना किसका भाग है? आँख का। रेटिना जो होता है नेत्र के भीतरी तंत्र का स्तर होता है, बिल्कुल अंदर जाके वो होता है रेटिना। यह अनेक परतों का बना होता है। इसकी संरचना तंतुओं, तंत्रिका, कोशिकाओं और शालाकाओं और शंकुओं में होती है। दृष्टि शालाकाएं मंद प्रकाश की रोशनी तथा अंधेरे का जो है क्या कराती हैं? ज्ञान कराती हैं। रेटिना पर वस्तु की वास्तविक तथा जो है छोटी प्रतिमूर्त बनती है। वही जाके जब ये रेटिना पर जाके ये यहाँ से आपके वस्तु की चीज़ें जो है आपकी जाके छोटी पड़ती है, तो रेटिना जो है यहाँ पर लेती है, फिर वो लेंस पे डालती है, और लेंस पे वो बड़े प्रतिबिंब को डालती है ताकि सामने वाली चीज़ें जो रहे छोटी वो क्या करे? बड़ी दिखें। समझ गए? चलिए, आँख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है महंगी वस्तुओं को खरीदना, अपनी शान को सुरक्षित रखना, भविष्य को सुरक्षित रखना, या उपयुक्त में से सभी। तो भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए क्या हो जाता है? बचत करने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पायरिया रोग होता है कहाँ होता है? कान में, दांत में, आंखों में, नाक में। तो पायरिया रोग कहाँ पर होता है? पायरिया रोग होता है आपके दांत में होता है। किसमें होता है? दांत में होता है। पायरिया रोग मसूड़ों का रोग है। ये दांत में नहीं होता, ये मसूड़े में होता है। मसूड़े संक्रमित हो जाता है जिसके कारण एंटी अमीबा जिंजेवाइटिस नामक प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? जो है जिंजेवाइटिस नामक
वाइटिस। जिंजिवाइटिस नामक क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। और वो क्या होता है, वो आपके जो है मसूड़ों को नुकसान पहुंचा देता है। वो पीली परत जम जाती है दांत पर, और पीली परत जम जाती है इसलिए दांत जो होते हैं उसकी नसें जो होती हैं और जो उसका जड़ होता है वो कमजोर होने लगता है। खून का स्राव अंदर ही अंदर मसूड़ों के होने लगता है, और ऊपर भी खून का स्राव दिखने लगता है। और दांतों में जो है क्या हो जाता है, दांत जो होते हैं वो अंदर ही अंदर गल के खत्म होने की स्थिति आ जाती है। तो क्या होता है, पानी लगने लगता है और ठंडा चीज़ गर्म चीज़ सब लगने लगता है, तो वो नुकसान करता है। तो क्या हो जाता है आपका दांतों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए किससे, चूने से, राख से, सर्फ साबुन से, नींबू से। तो सर्फ और साबुन से साफ करनी चाहिए। चूने से कौन सा जो है आपको सामान साफ करना है, चूने से वो जो घिसाई करने वाला सामान हो, चमक वाला हो, जो जिसमें चमक लाना हो, वो चूने से साफ कर सकते हैं। राख से आपको कौन से, राख से आपको जस्ता मतलब एल्युमिनियम वगैरह आप उसको रगड़ रगड़ के साफ कर सकते हैं। नींबू से आप कौन सा, आप नींबू से जो हम लोग जो है पीताम्बरी जो होता है ना उसको, ये ब्रास होता है, और जो आपका ये जो होता है ना वो, अरे ब्रॉन्ज जो होता है ऐसे बिल्कुल से गोल्डन कलर का, जो उसमें लोटा जो होता है ना जो जल चढ़ाने वाला होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसको हम लोग साफ करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्फ और साबुन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संवातन के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक संवातन मतलब कि आपका जो है आपके कमरे को कूलिंग कर ले या कमरे को गर्म कर दे, वही प्राकृतिक संवातन है। मतलब कि हवा का, धूप का आना जाना, उसी को प्राकृतिक संवातन बोलते हैं हम लोग। तो प्राकृतिक संवातन क्या होता है, प्राकृतिक संवातन वातानुकूल, एग्जॉस्ट फैन, संवहन धाराएं, इनमें से कोई नहीं। तो वातानुकूल मतलब एसी, आपकी एसी हो या आपका ब्लोअर हो, तो ये वातानुकूलर हो गए। अब वातानुकूलित हो गए कि जब आपके कमरे में ठंडक है तो गर्म कर दिया जाएगा, गर्म है तो ठंडा कर दिया जाएगा। तो ये प्राकृतिक तो है नहीं। उसके बाद एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन भी प्राकृतिक नहीं, पंखा है आपकी जो है किचन में या बाथरूम में या कोई बंद सा रूम होता है उसमें लगवाते हैं, उल्टा पंखा रहता है, वो बाहर की तरफ हवा फेंकता है, अंदर की जो खींच कर और बाहर कर देता है। लेकिन जो संवहन धाराएं होती हैं यानी कि हवा की जो धाराएं होती हैं वो क्या होती है, वो अंदर आती है, प्राकृतिक हवा आपके अंदर लगती है और वो बाहर से जीवाणु या बैक्टीरिया ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये आपके मर जाते हैं। किसी स्थान में गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना क्या होता है, संवातन कहलाता है। प्राकृतिक संवातन भीतर और बाहर के ताप को के अंतर्गत वायु की दिशा गति के अधीन होता है। जैसे कि सर्दियों में क्या होता है, खिड़की खोल दो तो धूप आती है हल्की हल्की, ठीक है, तो धूप आती है तो क्या है, वो हम लोग के प्राकृतिक क्या होता है, प्राकृतिक धूप आ रही है ना, हमने गर्म तो ब्लोअर तो लगा नहीं रखा, हवा आ रही है, गर्मी आ गई, हवा आ रही है, तो क्या है, हमने एसी तो लगा नहीं रखा, वो तो एसी की वो तो आपकी प्राकृतिक हवा आ रही, तो वही प्राकृतिक संवातन होता है कि जो प्रकृति के माध्यम से मुझे मिले, जिसमें मुझे पैसे ना खर्च करने पड़े। सीधी सीधी एक बात जान जाइए, जिसमें हमको क्या करना ना पड़े, जिसमें हमको पैसे ना खर्च करना पड़े, वही प्राकृतिक संवातन है। जिसमें हमको पैसे खर्च करने पड़े वो क्या है, वो प्राकृतिक संवातन जो है नहीं है। ठीक है, जिसमें पैसे खर्च ना करना पड़े वो क्या है, प्राकृतिक संवातन। जिसमें पैसे खर्च करने पड़े वो क्या है, अप्राकृतिक संवातन। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना, ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को बढ़ाना, कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करना, ओजोन के प्रभाव को कम करना। नाइट्रोजन गैस का काम क्या होता है, तो नाइट्रोजन गैस की खोज कब हुई थी पहले उसको देख लेते हैं। एक मिनट मैं इसको ऊपर करूँ थोड़ा, हाँ, नाइट्रोजन गैस की जो खोज हुई थी वो हुई थी 1772 में। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। और स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक की थी, किसके, स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने की थी, डेनियल रदरफोर्ड ने। किसने, डेनियल रदरफोर्ड
डेनियल रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। ये क्या है, ये जो है आपके वायु के संगठन के सर्वाधिक मात्रा में मतलब वायु में जितनी आपकी गैसें होती है उसमें सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, और क्यों पाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है। अगर ऑक्सीजन ज्वलनशील होती है तो अगर उसके अंदर दूसरी गैसें नहीं होगी तो सारी दुनिया तो अपने आप ही जलने लग जाएगी। आपके घर, आपकी अंदर की शरीर, आप खुद, आपका ब्रह्मांड, आपका वायुमंडल, सब कुछ जलने लग जाएगा। इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस, आपकी नाइट्रोजन आपकी सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है, गैस आपकी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन जो होती है वो आपकी प्रकृति में रहती है। और वो कितनी रहती है, 78%, 78.80% के आसपास क्या रहती है यह गैस जो है, ये आपके 78.80% रहती है। और ये क्या करती है, मैंने अभी बताया, ये ऑक्सीजन के गैस को क्या करती है, कम करने की, ऑक्सीजन का जो असर होता है उसको कम करने की कोशिश करती है, इसीलिए ज्वलनशीलता नहीं होती है। और मानव व्यवहार में इसका प्रमुख उपयोग होता है किसमें, हम लोग जो है नाइट्रोजन, आइसक्रीम जो खाते हैं ना वो नाइट्रोजन ही जमता है आइसक्रीम में, वरना ना जमे। वायुयान के टायरों में यही हवा भरी जाती है तथा वातावरण को निष्क्रिय बनाने में यही हवा भरी जाती है, कौन सी, नाइट्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा इसका कि ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पर, आवश्यकताओं के समन्वय पर, विवेकपूर्ण बचत पर या आवश्यक खर्च की कटौती पर। तो आवश्यक बचत पर अगर हम लोग क्या करेंगे कि जो है ध्यान देंगे तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, जो है परिवार की जो आवश्यक बचत थोड़ी कोई होती है। आवश्यक बचत मतलब कि हर महीने में 1,000 रुपये बचे, ये आवश्यक है। क्या मतलब है आवश्यक है भाई, आवश्यक बचत में मान लीजिए आपको LIC जमा करना है तो वो बचत नहीं, वो तो आपको LIC जमा ही करना है। आपको 1,000 आपको जो है मान लीजिए कहीं और जो है डालना है, आपने खाता खोल रखा है तो वो क्या है, वो आवश्यक बचत। तो क्या है, परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है किस पर, आवश्यक बचत पर नहीं, कि आवश्यक वो तो आपने कर रखी है, उसका तो कोई वही नहीं हो गया। आवश्यकताओं के समन्वय पर, आवश्यकताओं के अनुसार आप बचत नहीं की जाती है। और जो है आवश्यक खर्चों की कटौती पर, आपके किसी के घर, कोई घर में बीमार है उसको डॉक्टर को अच्छे दिखाना है, आप बोलो नहीं हम जो है तुमको यहीं जो बगल में जो है एक लोग हैं वो जो है BMS किए हुए हैं, हम उन्हीं को तुमको दिखा देंगे चाहे आपका जान ही किसी का चला जाए, तो वो नहीं होता है। क्या हो जाता है, विवेकपूर्ण बचत। विवेकपूर्ण बचत मतलब कि आवश्यक बचत तो है, आवश्यक बचत तो क्या है कि जो है आवश्यक बचत पर अर्थव्यवस्था निर्भर नहीं होती है। आवश्यक बचत आपकी बिटिया की शादी करनी है तो आप उसको सोच रहे हैं तो वो अलग सी बात हो गई। विवेकपूर्ण बचत कीजिए कि हाँ आवश्यक है, मुझको बचाना है, मुझको अब मेरा ये खर्चा भी पूरा हो जाए, मेरे बच्चों का फीस भी हो जाए, मेरे सास ससुर का दवा भी हो जाए, मेरे पति का भी खर्चा चल जाए, मेरा भी खर्चा चल जाए, उसके बाद मुझे इतना बचाना है। ये विवेकपूर्ण आपका क्या हो जाता है, आपका बचत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। घर का सारा कूड़ा करकट जमा होना चाहिए कूड़ेदान में, रसोई के एक कोने में, घर के बाहर, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि कूड़ेदान में आपका घर का कचरा जो है रखा रहे अगर तो क्या हो जाता है, वो बाद में आप उसको फेंक सकते हैं, या अगर नगर पालिका में क्षेत्र में आपका घर आता है तो वो कूड़े वाली गाड़ी आ जाएगी और लेकर जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। आधुनिक समय में पर्दे, फर्श, कालीन आदि साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र क्या है? झाड़ू है, ब्रश है, वैक्यूम क्लीनर है या झाड़न है? तो आपके क्या हो जाता है, आधुनिक समय में कालीनों को, फर्श को, इन सबको साफ करने के लिए क्या हो जाता है, वैक्यूम क्लीनर। और पर्दों को झाड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ब्रश वगैरह का उपयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें आ गई हैं तो हम लोग वैक्यूम क्लीनर लगाएंगे। और पर्दे भी जो मोटे ढंग के होते हैं उनको भी हम लोग वैक्यूम क्लीनर, क्या होता है ऐसे तो होता है, वैक्यूम क्लीनर ऐसे होता है और ऐसे होता है, और ये पाइप ऐसे 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 पाइप लगी होती है वैक्यूम क्लीनर की, और ये मशीन होती है बड़ी सी, ठीक है। तो इसी जो है हम उसको जो है पकड़ के ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 हिला के करते हैं, तो पर्दे पे भी कर दी जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस प्रकार के बर्तनों को साफ करने के लिए नींबू तथा चमक प्रयोग किया जाता है? चांदी, तांबे की हरी जंग के लिए, फर्नीचर के लिए, पत्थर के लिए। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ब्रॉन्ज के जो, ब्रॉन्ज मतलब होता है तांबा, ब्रॉन्ज के जो बर्तन होते हैं उनको किस लिए, उसको नींबू तथा नमक का प्रयोग किया जाता है और वो बिल्कुल तुरंत चमक जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य की किरण निम्न में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, KADE, तो कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य की किरण से हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन डी प्राप्त, अगर विटामिन डी शरीर में ना हो तो रिकेट्स हो सकता है, ऑस्टियोमेलेसिया हो सकता है, इससे हड्डियां क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं, छीण हो जाती हैं, झड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो क्या होता है, विटामिन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है, नवजात शिशु कितने जो है प्रति मिनट कितनी बार उसका जो है नाड़ी गति धड़कता है, तो आपको पता है कि जो नाड़ी गति स्वस्थ की होती है वो कितनी होती है, 72 बार होती है, कितनी होती है, 72 बार होती है। और नवजात शिशु की कितनी बार होती है, नवजात शिशु की धड़कन बहुत तेज होती है, तो उसकी क्या हो जाती है, उसकी 110 से 120 बार धड़कती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या 4 चला जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा कितनी आवश्यकता पड़ती है, मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति के शारीरिक कार्य करने वाले की अपेक्षा कितना कार्य करना, वो कितना जो है व्यक्ति को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कम, अधिक, बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। मानसिक कार्य करने वाला व्यक्ति जो होता है और जो शारीरिक कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, तो मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो जो शारीरिक काम करेगा उसको भाई ऊर्जा ज़्यादा चाहिए, उसको खाना ज़्यादा चाहिए, उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, उसको फैट ज़्यादा चाहिए, उसको कैलोरी ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो सिर्फ बैठ के हम लोग की तरह से काम करता है उसको क्या कम आवश्यकता होती है, वरना वो मोटा हो जाएगा, ठीक है, और बीमारियां भी उसको जो है घेर लेंगी। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये कब का क्वेश्चन पेपर, ये कब का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका 2009 का, यानी कि इसमें जो RDA लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो सन 2000 का RDA इसमें लगेगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है और इसका आंसर आप मुझे देंगे, क्या आंसर देंगे कि 2020 के अनुसार जो है गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको देना है आंसर। ये क्वेश्चन आपका है कि 2020 में जो है गर्भवती महिला को कितनी ऊर्जा चाहिए, ये आप मुझे बताएंगे, और उसके बाद में तब कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। जब आज आप मुझे बताएंगे तो कल मैं क्या करूँगी, कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, संक्रामक रोग फैलता है किससे, वायु से, जल से, जीव जंतुओं से, इन सभी से। संक्रामक रोग किससे फैलता है, तो संक्रामक रोग जो होता है वो हमको वायु द्वारा भी फैलता है, TB वायु द्वारा फैलता है, चेचक वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा हैजा फैलता है, जीव जंतुओं द्वारा रेबीज फैलता है, प्लेग फैलता है, और तो इसलिए इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक चिकित्सा क्या है, डॉक्टर द्वारा दी गई विशेष चिकित्सा, पानी में डूबने पर दी गई चिकित्सा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा, बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा। तो डॉक्टर के द्वारा जो दी गई चिकित्सा है प्राथमिक नहीं आती। पानी पर डूबने पर दी गई चिकित्सा क्या पता किसने दे रखी, आपने दे रखी है या डॉक्टर ने दे रखी है, भाई ये तो क्लियर नहीं किया हुआ है। और बिच्छू के काटने पर दी गई चिकित्सा भी पता नहीं कौन दिया है, तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी को दी गई जो चिकित्सा होती है वही क्या होती है, प्राथमिक चिकित्सा आपकी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्री के अंडाशय से कौन सा हार्मोन जो है निर्मित होता है, स्त्री के अंडाशय से कौन सा हार्मोन क्या होता है, निर्मित होता है। ये क्वेश्चन किसी और ने पूछा था। तो स्त्री के अंडाशय से जो हार्मोन होता है वो प्रोजेस्टेरोन भी होता है, एस्ट्रोजोन भी होता है और रिलैक्सिन भी होता है। तीनों हार्मोन्स होते हैं, तीनों हार्मोन्स स्त्री के अंडाशय से तीनों होते हैं। इन सब का मुख्य कार्य क्या होता है
कि अंडाणु का पैदा करना। अंडाशय से दो हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है जो ऋतुस्राव को नियंत्रित करता है। जो रिलैक्सिन होता है वो क्या होता है, आपके अंडाणु को और शुक्राणु को मिलाने का कार्य करता है, बच्चे को बनाने का कार्य करता है। कौन सा? रिलैक्सिन करता है। और रिलैक्सिन ही कार्य करता है जब संभोग किया जाता है, उसके बाद में जब जो है दोनों अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं, तो जब दोनों रिलैक्स होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलने की जो क्रिया होती है, उस समय भी रिलैक्सिन जो वो होता है आपका जो है हार्मोन्स, वो रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, थकान को दूर करने के उपाय क्या हैं? कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप होना, आसपास का वातावरण शांत होना, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना और कोई कार्य ना करना। तो क्या है, आपको थकान का बताना है। तो जो है कमरे का तापमान मौसम के अनुरूप हो, तो ये थकान को दूर करने का उपाय नहीं है। आसपास का वातावरण शांत हो, ये मन को शांत करता है। और ये जो आपका मौसम अनुरूप हो, ये मन को शांत करता है, आपकी आत्मा को संतुष्टि देता है। लेकिन कोई भी कार्य लंबे समय तक करेंगे तो क्या होगा? थकान आपका दूर नहीं होगा। तो लंबे समय तक कोई काम नहीं करेंगे तो आपका थकान दूर हो जाएगा। क्या होता ना, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे सोना, ये आपका 8-8-8 का रेशियो का काम वो होता है ना, आपका ये 8-8-8 रेशियो का होता है। तो यही आपका रेशियो लागू करना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। और आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समवातन क्या है? शुद्ध वायु प्रवेश व अशुद्ध वायु का निष्कासन, हल्की वायु का ऊपर हटना, भारी वायु का नीचे, कोई भी कार्य लंबे समय तक नहीं करना, कोई कार्य ना करना। तो समवातन क्या होता है? शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु निकलना, निष्कासन। शुद्ध वायु आती है जब हमारे घर में, और जो है प्राकृतिक वायु जब आती है तो अपने आप से गंदी वायु क्या होती है? बाहर निकल जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली वायु रहती है। उसी तरह से जो आपकी एसी होता है वो भी समवातन में आता है। तो क्या होता है? वो गर्म हवा को खींच कर निकाल देता है, तो कमरा क्या होता है? ठंडा हो जाता है। तो क्या हो जाता है? वही सही, वही आपका अच्छा होता है। अभी एयर प्यूरीफायर भी मार्केट में अभी क्या आने लगा है, अब तो 3-4 साल से आने लगा है। तो वो भी वायु को शुद्ध करने का जो है एक उपकरण है। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो, जैसे एनसीआर दिल्ली में, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा वायु खराब होती है। इसलिए लोग बहुत जो है घर में जो संपन्न लोग हैं वो एयर प्यूरीफायर, संपन्न मतलब जो है अमीर की बात नहीं करी, अमीर तो सब कुछ है उनके पास, संपन्न मतलब होता है जो खा पी लें, पहन लें, उसमें कमी ना हो, उसी को संपन्न कहा जाता है। वो संपन्न लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो समवातन वगैरह दिल्ली वगैरह में लगाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? कि कूड़े करकट के विसर्जन की उत्तम विधि है जलाकर, जल प्रवाह में डालकर, खाद बनाना, भराव करने के लिए। तो कूड़ा करकट जो होता है उसका क्या करेंगे हम लोग? जलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण होगा और मृदा प्रदूषण भी होगा। जल प्रदूषण, जल में प्रवाह करेंगे तो जल प्रदूषण होगा और साथ साथ मृदा प्रदूषण भी होगा और जल जमाव भी होगा। उसके बाद खाद बनाना, अगर आपका जो है ऐसा खाद बनाने योग्य, जैसे पन्नी तो नहीं गलती, लेकिन और पन्नी के अलावा तो सब कुछ गल जाता है, तो उस सबको आप क्या कर देंगे? जो है एक गड्ढा खोद के उसमें भर देंगे, तो वो कुछ दिन बाद गल जाएगा, और गल जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसके बाद में क्या करेंगे? उसको हम लोग अपने पेड़ पौधों पर डाल सकते हैं। और भराव करने के लिए, भराव करेंगे तो जाहिर सी बात उसमें बीमारी ही होगी। और भराव जो कूड़े करकट के भराव किए हुए रहते हैं उसको उपयोग भी जमीन को नहीं कर सकते, क्योंकि इस जमीन के ऊपर अगर घर बनेगा तो क्या होगा? घर गिर सकता है, भूकंप आएगा तो घर को नुकसान हो सकता है। इसीलिए खाद बनाना सबसे अच्छा उपाय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। और आप बढ़ते हैं हम लोग आगे। भोज्य पदार्थों का कौन जीव नष्ट करता है? भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव क्या करता है? नष्ट कर देता है। यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया। तो भोज्य पदार्थों को कौन सा जीव नष्ट कर देता है? आपके बैक्टीरिया। वैसे मोल्ड जो होता है वो भी खराब होता है, मोल्ड जो होता है वो भी खराब होता है, यीस्ट जो होता है वो भी खराब होता है। लेकिन यीस्ट होता है खमीर जो है, और ये खमीर क्या होता है? कभी कभी नुकसान करता है, कभी कभी नहीं नुकसान करता। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इडली वगैरह बनाते हैं तो हम लोग फर्मेंट करते हैं किस चीज़ को? अपने
खाने को, अपने दाल चावल को क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं। तो यहाँ पर वो पाचनशीलता को ईस्ट बढ़ा देता है। मोल्ड होता है, ग्रीन कलर का लगता है, ब्रेड वगैरह पर लगता है। तो क्या होता है, वो भी खाद्य पदार्थों को जो है नष्ट कर देता है। लेकिन बैक्टीरिया, जीव की बात आ रही है तो जीव में बैक्टीरिया आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए ये 45 क्वेश्चन है। कल हम लोग फिर इसके आगे करेंगे। इसके आगे हम लोग जितना क्वेश्चन कर पाएंगे करेंगे। 125 क्वेश्चन है, तो जो है इसको हम लोग 125 क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। और इसके बाद कल हम लोग और भी वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और अभी कुछ देर बाद मैं क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। साथ ही पढ़ते रहिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, शेयर वगैरह किया कीजिए। आप लोग शेयर वगैरह नहीं करते हैं, करना चाहिए। और अगर टेलीग्राम पर आप कुछ अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको जो है उसमें एडमिन के उसमें जो है आपको बना दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पढ़ते लिखते रहिएगा। और फिर तब तक के लिए बाय।